प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कौन सा फैक्टर कहां कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित। प्रॉपर्टी बाजार की हर वो खबर जो मायने रखती है आपके लिए, आप देख सकते हैं हमारे शो में। आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं यहाँ आपको पता चलेगा और जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। रियल एस्टेट नियामक बिल में प्रॉपर्टी डीलर्स की रजिस्ट्री जरूरी होगी, खरीदारों के लिए राहत। अब आसानी से छोटे ब्रोकर खरीदारों के साथ नहीं कर पाएंगे बेईमानी। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और होम लोन मिलने में दिक्कत ना आए, इसके लिए अपनी क्रेडिट रेटिंग पर दाग न लगने दे। प्रॉपर्टी मार्केट में कई बार निवेशकों की गाढ़ी कमाई प्रॉपर्टी डीलर के फर्जीवाड़े के चलते डूब जाती है। ऐसे में खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई कदमों की जरूरत है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स का रजिस्ट्रेशन। इस दिशा में सरकार की तरफ से प्रस्तावित रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून में ये प्रावधान शामिल है। इंतजार है इसके पास होने का और इसके अमल में आने का। सरकार का मानना है कि प्रॉपर्टी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन से छोटे मोटे प्रॉपर्टी डीलरों के हाथों धोखाधड़ी पर लगाम लग पाएगी। महेश चंद फुलोरिया दिल्ली में सरकारी नौकर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ घर की दिक्कत नहीं हुई। 2012 में उन्होंने खुद और अपने बच्चों के लिए एक फ्लैट खरीदने का मन बनाया। एक नामी गिरामी ब्रोकर को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक फ्लैट बुक कराने के लिए चेक के जरिए कुछ पैसे का भुगतान भी कर दिया, लेकिन घंटे भर में ही ब्रोकर ने फोन कर बताया कि जो प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आया था वहाँ कोई फ्लैट बिकने के लिए नहीं बचा है। जब महेश ने ब्रोकर को चेक लौटाने के लिए कहा तो ब्रोकर ने बात टाल दी और भरोसा दिलाया कि कुछ ही दिनों में वो चेक वापस कर देगा। लेकिन महेश का भरोसा तब टूटा जब वो चेक कैश हो गया। लास्ट में मुझे 85% ही पैसा वापस आ सका। 51,000 रुपये मेरा आज तक पेंडिंग है उनके पास। ऐसा एक्सपीरियंस होने के बाद आपने दोबारा प्रॉपर्टी खरीदने की या किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए जाने की? सोचने की भी बात नहीं है, ये सोचना नहीं है। महेश के साथ जो हुआ वो कई खरीदारों की कहानी है। कुछ बेईमान डीलरों ने पूरे व्यवसाय को बदनाम कर दिया है। कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। खुद प्रॉपर्टी डीलर भी मानते हैं कि अगर लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वो मानते हैं कि इससे पारदर्शिता आएगी। सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम जो भी प्राइस NCFM मॉड्यूल है, आपने चेक भी किया होगा फाइनेंशियल गाइडलाइन में, उसमें हमारे पास 18 मॉड्यूल होते हैं सर्टिफिकेशंस के लिए, एंट्री लेवल से लेके ZXY लेवल तक। वो 18 मॉड्यूल को लोग क्रॉस करते हैं, उसके सर्टिफिकेशन तो उसकी कीमत बढ़ती है और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बढ़ती है। जिन लोगों ने 18 मॉड्यूल क्रॉस कर लिया है वो फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी हाई लेवल पे चले गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट की बॉडी में भी इसी तरीके से मॉड्यूल है। एंट्री लेवल हो, फिर उसके आगे का लेवल हो, उसके आगे का। तो जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं 5 सालों से, अगर हम लोग एंट्री लेवल और आगे के लेवल से बढ़ते बढ़ते तो हमारी एक पूरा चैनल बनेगा कि हाँ हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे कस्टमर को हमारी प्रोफाइल को चेक करने में आसानी होगी। हमारा कस्टमर टर्नओवर भी देख सकता है, हमारे कस्टमर हमारे नॉलेज को भी परख सकता है, हमारे सर्टिफिकेशन को भी चेक कर सकता है। प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर और खरीदार के बीच की एक अहम कड़ी है, इसलिए ये जरूरी है कि इस काम में पूरी ईमानदारी बरती जाए। कभी कभी खरीदारों को लुभाने के लिए ऐसे वादे तक कर दिए जाते हैं जो बिल्डर की तरफ से कभी डील का हिस्सा ही नहीं थे। कई बार वो ऐसी चीज़ें कमिट कर देते हैं जो डेवलपर ने ओरिजिनली नहीं कमिट करी हुई, जिसकी वजह से जब फाइनली कस्टमर को मकान मिलता है तो उसको एक निराशा सी होती है कि मेरे को एक डीलर ने ये भी बोला था, वो भी बोला था, वो भी बोला था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डीलर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट इज़ बेटर कि डीलर्स को एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग किया जाए, उनको सबको सर्टिफिकेशन दिया जाए, ताकि उनको ये क्लियर हो कि दे कैन नॉट जस्ट मतलब कुछ भी बोल के निकल नहीं सकते हैं। इस तरीके का
माहौल होना चाहिए और इस तरीके से काम होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से कि देयर आर नो लूज एंड्स, कि कल को कुछ नथिंग इज़ लेफ्ट टू चांस। तो इसलिए अगर ये कम्युनिटी ब्रोकर्स की अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी और ये कस्टमर के प्रति भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्डर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो चेन है इसमें कहीं कोई, जिसको बोलते हैं ना, किंग्स नहीं रहेंगे कि भाई हाँ स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्लाइंट की सेफ्टी जितनी है तो वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। डेवलपर के लिए भी बहुत सेफ है कि जी मुझे मालूम है कि मैं उसी बंदे को ऑथराइज कर रहा हूँ जिसके पास में 2, 3, 4 सर्टिफिकेट्स हैं या लाइसेंसेस हैं, उसने कहाँ काम किया हुआ है, कोई पेंडिंग केसेस तो नहीं है उसके नाम पे, कौन कौन सी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है और वो करंटली वो लाइसेंस्ड है काम करने के लिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है क्लाइंट के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। किसी भी खरीदार के लिए बाजार में मौजूद विकल्पों को खंगालने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं प्रॉपर्टी डीलर, और अगर यही प्रॉपर्टी डीलर एक भरोसेमंद ठप्पे और गारंटी के साथ आए तो ये रियल एस्टेट सेक्टर को एक नियोजित उद्योग बनाने की राह में एक और अहम कदम होगा। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। तो कितना जरूरी है प्रॉपर्टी डीलर्स का ये रजिस्ट्रेशन किया जाना है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन जसूजा, जो कि डायरेक्टर हैं फिनलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के, एक बड़ी कंपनी है जो कि इसी का इलाके में काम करती है, और साथ में अभय कुमार हैं जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गृह प्रवेश बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं पवन, कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी जाती है आप लोगों के लिए तो आप लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है इससे? नहीं अंजलि, मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा मूव है। जो जितने भी प्रोफेशनल ब्रोकर्स हैं, वी आर डिमांडिंग फ्रॉम, हम 3-4 साल से यही डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, वैसे ही ना केवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बल्कि एंट्री लेवल के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम होना चाहिए। जितने भी आप केसेस की बात कर रहे हैं जो फ्रॉड हो रहे हैं या जितनी भी चीटिंग्स हो रही हैं, वो सारी की सारी चीटिंग स्मॉल स्केल के ब्रोकर्स जिनका कोई सेटअप नहीं है, जिन्होंने कोई 1 या 2 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उन सब के थ्रू हो रहा है। आज ना केवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बल्कि कंप्लेंट बॉक्स भी होना चाहिए एक, कि अगर आज मेरा रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है और मेरे कोई भी कस्टमर मेरे से सेटिस्फाई नहीं है तो वो एक कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सके। देयर शुड बी ए सेंट्रलाइज सिस्टम एट इंडिया लेवल। इससे ना केवल कॉन्फिडेंस कस्टमर का बल्कि बिल्डर्स का भी ब्रोकर्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जी अभय, आपका क्या मानना है, प्रॉपर्टी मार्केट में प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से जो फर्जीवाड़ा होता है उसे रोकने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स का रजिस्ट्रेशन कितना कारगर होगा? ये प्रॉपर्टी डीलर्स का रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी कदम है। इसमें अभी तक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस चीज़ को अभी कंपलसरी किया है। आज के डेट में आप ये देखें तो रियल एस्टेट लार्जेस्ट एसेट क्लास है और इस लार्जेस्ट एसेट क्लास के पास कोई भी ब्रोकर्स एम्पैनलमेंट का कोई प्रोविज़न नहीं था। अब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन जब एक बार हो जाता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद अगला कदम होगा कि बिल्डर्स वो सारे ब्रोकर्स को उसमें से सेलेक्ट करके उनको एम्पैनल कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ समझा सकते हैं कि इसमें हमें कैसे बेचना है, हम क्या क्या डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, क्या क्या फ्रीबीज ऑफर कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे वो अपने एजुकेटेड ब्रोकर्स को मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पर पवन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर इस तरह की कोई लॉ आता भी है कि रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, लाइसेंस दिया जाना चाहिए, तो ये शायद राज्य के स्तर पर भी इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको लगता है क्या ये इम्प्लीमेंट करना आसान रहेगा? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आप देखते हैं इसको सुचारू रूप से लागू करने में? देखिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन बहुत आसान होना चाहिए। सेकंड, इंस्टेड ऑफ स्टेट लेवल इट शुड बी ऑन इंडिया लेवल। आज जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उन सबका
ये मोटिव है या विजन है कि वो ना केवल एनसीआर की प्रॉपर्टी बेचें बल्कि वो बॉम्बे, अहमदाबाद या बेंगलोर की प्रॉपर्टी भी बेचें। रजिस्ट्रेशन सिंगल विंडो होना चाहिए जिसमें पैन कार्ड, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सब कुछ रहना चाहिए, और जब भी कोई कंप्लेंट हो तो ट्रेस करना बड़ा आसान हो। अभी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है, जितने भी केसेस हमारे पास भी आते हैं फ्रॉड के, कस्टमर्स के, उन केसेस में छोटे छोटे ब्रोकर्स जो होते हैं वो कुछ भी कमिट कर देते हैं, और जब उनको ट्रेस करने की बारी आती है तो ओनली मोबाइल नंबर अवेलेबल होता है, और वो मोबाइल नंबर प्रीपेड होता है जो बहुत से ज़्यादा टाइम बाद बंद हो जाता है। तो आज रजिस्ट्रेशन अगर इंडिया लेवल पे किया जाएगा, स्टेट लेवल पे भी करना बहुत आसान है, बट जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लाइक आज आप हमारी बात करें या JLL या जिन भी लेवल्स की बात करें, तो हमें अगर हर स्टेट में रजिस्टर करना होगा तो एक प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट वी आर फाइन विद दैट। बट ये रजिस्ट्रेशन मस्ट है सो दैट जब भी कोई कंप्लेंट हो तो उसको ट्रैक करना बहुत आसान हो। जी, और खासकर जो छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से फर्जीवाड़ा होता है उस पे शायद लगाम लग पाए। अभी जो हम देख रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रही हैं और जो बेची जा रही हैं, उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स एक बेहद अहम कड़ी बन गए हैं। पहले लोग प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाते थे कि उन्हें फला तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन अब बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स का टाई अप हो रहा है और उसके जरिए प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं, और कई बार मिस सेलिंग भी होती है, बताया कुछ जाता है, मिलता कुछ और है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आज की सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें एक ऐसा ये है कि मुंबई मार्केट और NCR मार्केट ये देखिए तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। मुंबई में मोस्टली जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है वो बिल्डर्स डायरेक्ट सेल करते हैं, और NCR में आप देखें तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो है उसमें बिल्डर्स बहुत हाईली डिपेंडेंट होते हैं ब्रोकर्स के ऊपर। तो ये ब्रोकर्स को रेगुलेट करने की जो आवश्यकता है वो NCR मार्केट में ज़्यादा है। मुंबई मार्केट में इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह का फर्स्ट सेल में जितनी तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं वैसे आपको बहुत कम केसेस देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक और अहम बिंदु है जिसको सब लोगों को ये देखना चाहिए कि हर किसी का रजिस्ट्रेशन ये इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। इसमें एक रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरिया होनी चाहिए, एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक बेसिक एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आप जैसे इसको देखो, आप एक कंपैरिजन करो स्टॉक मार्केट के साथ या म्यूचुअल फंड के साथ। उनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे ब्रोकर्स उनके एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी उन्हें लाइसेंस मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन की। और रियल एस्टेट बीइंग द लार्जेस्ट एसेट क्लास, यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम है और इस चीज़ का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। और इस चीज को दूर करने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ये रजिस्टर्ड जितने ब्रोकर्स होंगे उनमें भी हम चुनकर एम्पैनल कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, और तब उनको मार्केट में अपने प्रॉपर्टी को सेल करने का परमिशन देंगे। पवन, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है जो आपने पहले भी कही कि एजुकेशन, एग्जाम, ये जो बातें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। बाहर हमने देखा है कि पहले आपको कुछ नंबर क्लासेस के लेने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर के काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपके लाइसेंस चेक किया जाता है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, फिर जाकर के आपको किसी तरीके का लाइसेंस मिलता है। लेकिन पवन, आपको लगता है कि इतना कुछ सेटअप करने की कोशिश अगर की जाती है तो वो क्या इतनी जल्दी हो पाएगा? उसके लिए वक्त लग जाएगा, और क्या आपको लग रहा है कि इस खाके में कुछ ऐसा आएगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये बहुत टफ जॉब नहीं है। आज जितने भी ब्रोकर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनके पास पैन कार्ड जरूरी है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, किसी भी तरह इस रजिस्ट्रेशन को पैन कार्ड से लिंक किया जा सकता है जो ऑलरेडी यूनिक नंबर है। आज उसके बाद स्टेप 2 में बात आती है कि क्या एग्जाम होना चाहिए। तो जैसे IRDA एक बॉडी बनी हुई है कि आज मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज प्रॉब्लम क्या है, जैसे इन्होंने भी बताया कि आज सबसे बड़ा एसेट्स है लाइफ का ये, और उसको हैंडल करने के लिए टोटली अनक्वालिफाइड, अनप्रोफेशनल लोग हैं। आज कस्टमर एजुकेशन की तरफ चाहता है। देखिए, आज कहीं ना कहीं जाके हमें मूव लेना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि ये बहुत टफ है, इसमें टाइम लगेगा, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। आज हम जस्ट अगर इसको रजिस्ट्रेशन से शुरू करें, प्रिंट से उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर पैन कार्ड से लिंक है, आपके वोटर ID कार्ड से लिंक है, तो आप एड्रेस बड़े आराम से ट्रेस कर सकते हो। आज हमारी पहली इंटेंशन क्या है कि अगर कोई फ्रॉड करता है, इनकेस मेरा ही
कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है या मेरा ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड करता है, तो देयर शुड बी ए वे टू ट्रैक दैट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेप 2 पे हम आ सकते हैं, जहाँ पे कि हम ये मस्ट कर दें कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। जी, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बाद बिजनेस को मंजूरी मिल पाए किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के लिए। साथ ही पवन, एक और सवाल, कानून अमल में जब आएगा तब आएगा, इसे पिछले साल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, अभी ये पास नहीं हुआ है, लेकिन कानून को सख्ती से अमल कराना भी एक चुनौती रहती है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो सेबी हो या IRDA हो, जिसका जिक्र आपने किया हो, उनकी तरफ से नियम है, इसके बावजूद मिस सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर रेगुलेटर का भी सख्त होना बहुत जरूरी है फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बट आज सेबी IRDA के होने से एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि स्टिल अगर फ्रॉड 1% हो रहा है तो वो कम से कम 99% स्टॉप हो रहा है। आज अगर मुझे पता है कि फिनलेस कंसल्टिंग के अगेंस्ट अगर कहीं पे कंप्लेंट जाएगी और मैंने अगर उसका प्रॉपर सोल्यूशन या वो वे आउट नहीं निकाला तो मेरे लाइसेंस पे भी फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। आज अभी प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज नो वन हु इज लिसनिंग। कस्टमर के साथ अगर फ्रॉड होता है, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर करता है, बिल्डर भी क्या कहता है कि बॉस आपने प्रॉपर्टी उससे ली, आप उसके पास जाइए। दिस इज ए प्रॉब्लम। इवन हम बिल्डर से बहुत बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हो रहा है, जो भी ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आप प्लीज उसको सेलिंग रोकने के लिए बोलिए। आज कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट उसके अंदर आ जाएगी तो कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाएगा। सेकंड चीज, बिल्डर्स को भी एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए कि उनके वहाँ जितने भी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं उन सारे ब्रोकर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनना चाहिए और देयर विल बी ए रजिस्ट्रेशन। जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी अगर इस तरह की कोई चीज होती है, कोई ब्रोकर लोगों को धोखा देता है, क्या बिल्डर ब्लैक लिस्टिंग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं? बिल्कुल, मैं तो इस बात को बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात पे कि ब्रोकर्स जितने भी हैं उनको एम्पैनल करें। हर एक कंपनी अलग अलग एम्पैनल करे उनको, और ब्रोकर्स की भी इंटरव्यू लो, ब्रोकर्स की योग्यता देखे, ब्रोकर्स के क्षमता देखे कि उनकी क्षमता कितनी है सेलिंग की। उसके बाद फिर आगे देखे कि उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके बेसिस पे वो उनको परमिशन देंगे सेल करने को। और उसके बावजूद यदि मिस सेलिंग होती है तो इमीडिएटली उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उसको अपने वेबसाइट पे डाला जा सकता है। बिल्डर अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं कि इस ब्रोकर को आप इसके साथ कोई भी ये करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि हमने इसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, हम इसके साथ कोई भी व्यवसाय करना नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं कि बिल्डर्स इस तरह के कदम उठाएंगे उन प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ जो कि भ्रामक तरीके से प्रॉपर्टी बेचते हैं और लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। पवन, आपका अभय, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाने के बाद और प्रॉपर्टी डीलर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के बाद जरूर फर्जीवाड़े पे कुछ लगाम लग पाएगी।